हेलो दोस्तों, ये ब्रह्मांड का चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने यह पढ़ा कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव को पढ़ने से पहले हम लोगों ने यह समझा कि किसी भी चीज़ की तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा और उसकी आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों, तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध को ये आप लोगों को जो मैंने रिलेशन इसके बीच में बताया है उसको पॉइंटली ध्यान देना है, क्योंकि वही चीज़ है जो ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करेगा। यदि डॉपलर प्रभाव को हम लोग समझ लिए हैं और डॉपलर प्रभाव को ध्वनि में भी समझ लिए हैं, तो हम लोग डॉपलर प्रभाव को प्रकाश में समझेंगे कि डॉपलर प्रभाव प्रकाश में क्या होता है। आइए देखते हैं कि डॉपलर प्रभाव जो है प्रकाश में क्या होता है। ठीक है। यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो प्रकाश की आभासी आवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात तरंग दैर्ध्य घट जाती है, जिससे स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम की बैंगनी सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है। दोस्तों, यदि हम बात करें, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया आपको कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी और उसका ऊर्जा भी बढ़ेगा। उसकी आवृत्ति घटेगी और ऊर्जा भी घटेगा। तो इसको कैसे समझें कि किसी चीज़ की तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आवृत्ति भी घटेगी और ऊर्जा भी घटेगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं आपको कि यदि मान लीजिए कि कोई श्रोता है, ह्यूमन है, और ये कोई वैन, इसको हम बोलेंगे स्रोत, वैन है, जो इनके बीच की दूरी लैम्डा थी। किसी क्षण यह वैन किसी समय के पश्चात, मैंने टी समय पश्चात, यह वैन की जो बीच की दूरी हो गई वो लैम्डा डैश हो गई। तो इस तरह से यहाँ श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी बढ़ गई। अब दूरी बढ़ने के वजह से इनकी आवृत्ति में कमी होगी। आवृत्ति में कमी क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा, हम लोग दैनिक जीवन में सिंपल सा उदाहरण जानते हैं कि यदि कोई चीज दूर से, अगर कोई भी व्यक्ति हमें दूर से पुकार रहा है तो उसकी आवाज हमें बहुत कम सुनाई देगी, और यहाँ तक कि कभी कभी सुनाई भी नहीं देता है। इसका कारण क्या है कि दूर से आते आते उनका तरंग दैर्ध्य उधर ही क्या होता है, उस ध्वनि की जो तरंग दैर्ध्य होती है उधर ही समाप्त हो जाती है। समाप्त क्यों होती है? क्योंकि माध्यम में उपस्थित जो कण है वो ध्वनि में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को वह कण अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और ध्वनि में जो ऊर्जा होती है उधर ही माध्यम में खत्म हो जाती है दूर होने की वजह से। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि जब दूरी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो तरंग दैर्ध्य दूरी बढ़ रही है अर्थात तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, और जब तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है तो हमारी आवाज की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति में क्या होगी, आवृत्ति में कमी होगी, और कमी होने की वजह से ऊर्जा में भी कमी आएगा, और वह जो ध्वनि है हमें बहुत देर से सुनाई देगा, यहाँ तक कि कभी कभी नहीं सुनाई भी देगा। लेकिन वही अगर व्यक्ति जो हमें पुकार रहा है, वही व्यक्ति अगर नजदीक आएगा, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, स्रोत है, और यहाँ अब श्रोता आ गया, इनके बीच की दूरी लैम्डा है। अब इनकी बीच की दूरी घट गई। अब इनकी बीच की दूरी घटने के वजह से, और इधर से पुकार रहा है, इधर से वो पुकार रहा है हमें, और पुकारने की वजह से, बोलने की वजह से और चलता रहा है, हमारे तरफ क्या कर रहा है, ये चलता रहा है। चलने की वजह से इनके बीच की दूरी घट रही है, यानी बीच की दूरी घटने की वजह से उनका तरंग दैर्ध्य घट रहा है। और जब तरंग दैर्ध्य घटेगा तो सिंपल सी बात है कि तरंग दैर्ध्य घटेगा तो उसकी आवृत्ति में बढ़ोतरी होगी और उसकी ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होगी। और जब ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी तो आवाज़ हमें क्या होगी, बहुत जल्दी सुनाई देगी।
तो अर्थात कहने का मतलब ये है, बहुत जल्दी सुनाई देगी और ज्यादा मात्रा में सुनाई देगी और तेज सुनाई देगी। यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो प्रकाश की आभासी, मतलब अब हम समझ लेते हैं कि ये कोई ह्यूमन है जो पृथ्वी पर खड़ा है प्रेक्षक के रूप में, और ये विबग्योर मतलब ये लाइट की पुंज है। ये क्या है? लाइट की पुंज है, प्रकाश किरण है। ये आ रही है हमारे तरफ, तो आ रही है हमारे तरफ, तो सबसे पहले हमसे कौन मिलेगा? सबसे पहले हमें बैगनी मिलेगा, वायलेट मिलेगा, यानी बैगनी मिलेगा। क्या मिलेगा? बैगनी मिलेगा। सबसे पहले हमें कौन मिलेगा? तो बैगनी रंग मिलेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर आती है, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति की तरफ को जब प्रकाश आता है तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलता है? तो बैगनी रंग मिलता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उधर रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो बैगनी का सबसे तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इस तरह से जब आवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है तो तरंग दैर्ध्य में कमी हो रही है, और जब तरंग दैर्ध्य में कमी हो रही है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं, जब तरंग दैर्ध्य में कमी आएगा तो स्पेक्ट्रम रेखाएं जो हैं वह बैगनी रंग की तरफ क्या हो जाएगी? खिसक जाएगी। आया बात समझ में? जब प्रकाश स्रोत से प्रेक्षक के बीच की दूरी घटेगी, अर्थात प्रकाश जो है प्रेक्षक की तरफ आएगा, ये है लाइट, और ये लाइट क्या कर रहा है कि सपोज मान लीजिए ये है लाइट आपका, ये क्या है? लाइट क्या कर रहा है कि ये प्रकाश प्रेक्षक के पास आ रहा है, तो प्रेक्षक के पास आएगा तो सबसे पहले कौन मिलेगा? बैगनी रंग ना मिलेगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब वह आएगा प्रकाश स्रोत प्रेक्षक पर, यानी धरती पर खड़े किसी व्यक्ति की तरफ आएगा, तो निश्चित रूप से उसके आवृत्ति में वृद्धि होगी, और जब आवृत्ति में वृद्धि होगी तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। जब उसकी आवृत्ति में वृद्धि होगी तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। जब तरंग दैर्ध्य घट जाएगा तो वह स्पेक्ट्रम रेखाएं कहाँ, किसकी तरफ जाएगी? बैगनी रंग की तरफ, बैगनी सिरे की ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक इसी के विपरीत यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक से दूर जा रहा है, यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर विस्थापित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये विबग्योर है, अब यह विबग्योर क्या हो रहा है? इस प्रकाश स्रोत से, अब इस पहले यहाँ था, अब प्रकाश स्रोत से ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? इधर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहा है। तो ये जा रहा है तो ये किधर जाएगा? ये रेड की तरफ जा रहा है ना। ये पूरा प्रकाश है, और प्रकाश पुंज इधर ना आकर, मतलब ये इधर ना आकर अब किधर जा रहा है? ये जा रहा है अब इधर। तो जब इधर जाएगा तो विबग्योर की तरफ, मतलब आर की तरफ बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है? आर की तरफ, रेड की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रकाश स्रोत है और ये प्रेक्षक है, ये क्या है? प्रेक्षक है। ये क्या है? प्रेक्षक है। और ये हमारा है प्रकाश स्रोत। क्या है? प्रकाश स्रोत। यानी जब प्रकाश स्रोत से प्रेक्षक के बीच की दूरी बढ़ रही है तो जो ये प्रकाश पुंज है वो किधर जा रहा है? रेड की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? रेड की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब इसके विपरीत यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर विस्थापित हो रही है, लाल भाग की ओर विस्थापित हो जाती है। अतः प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति, ध्यान दीजिए, फिर से समझ जाए हम लोग। यदि कोई प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की ओर आ रहा है तो उसके आवृत्ति में वृद्धि होगी और तरंग दैर्ध्य में कमी होगा और स्पेक्ट्रम की रेखाएं जो है बैगनी रंग की तरफ विस्थापित होंगी। इसी के विपरीत यदि कोई प्रकाश स्रोत
यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है, यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो वह निश्चित रूप से उसके स्पेक्ट्रम रेखाएं लाल वर्ण की तरह, लाल रंग की तरह विस्थापित होंगे। इससे यह पुष्टि होता है, इससे यह पुष्टि होता है कि जब कोई पिंड जो प्रकाश स्रोत के रूप में उपस्थित है, अगर प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो लाल रंग की तरफ विस्थापित होगा। इसी के आधार पर लाल रंग की तरफ विस्थापित होगा। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति, प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्ध्य में होने वाले आभासी परिवर्तन को प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अतः इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्ध्य में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे अवरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसे ही अवरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट भी कहते हैं। किस चीज को कहते हैं? किस चीज को? यही प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्ध्य में होने वाले आभासी परिवर्तन को ही प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं और इसे ही अवरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट कहते हैं। अवरक्त विस्थापन और रेड शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो उसके स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है लाल रंग की तरफ विस्थापित होगी और यही रेड शिफ्ट कहते हैं। इसी के आधार पर यही प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के आधार पर जो कैलिफोर्निया में आधार पर अवरक्त विस्थापन के आधार पर ही सन 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला था। एक अवरक्त विस्थापन के आधार पर कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला, जिसे अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, में कार्य करते हुए एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था एडविन हब्बल, उन्होंने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। किसके आधार पर? रेड शिफ्ट के आधार पर, अवरक्त विस्थापन के आधार पर सन 1929 ईस्वी में कैलिफोर्निया में स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की और अपने पुष्टि के दौरान उन्होंने पाया कि अपने प्रेक्षणों के दौरान हब्बल ने पाया कि कुछ मानदाकिनियों के वर्णक्रमों के अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। कौन खिसक रहा है? मंदाकिनियों के वर्णक्रम की अवशोषण जो रेखाएं थी वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। एडविन हब्बल ने अवरक्त विस्थापन के आधार पर 1929 में कैलिफोर्निया स्थित माउंट वेधशाला में उन्होंने कार्य करते हुए हब्बल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की और पुष्टि यह की कि कुछ जो मंदाकिनियां हैं उनके वर्णक्रम के अवशोषण रेखाएं जो हैं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः अपने प्रेक्षणों के क्रम में निम्नलिखित दो निष्कर्ष पर पहुंचे। एडविन हब्बल माउंट विल्सन में रिसर्च कर रहे थे तो उस रिसर्च के दौरान उन्होंने दो निष्कर्ष पर पहुंचे। उनका निष्कर्ष क्या था? पहला निष्कर्ष यह था कि सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं। पहला निष्कर्ष उनका यह था कि सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं और हमारे तथा मंदाकिनियों के बीच की दूरी
जितनी है, दूसरा निष्कर्ष उनका यह था कि हमारे यानी प्रेक्षक, पृथ्वी पर खड़ा प्रेक्षक तथा मंदाकिनी के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही तेजी से वह हमसे भी दूर जा रही है। दूसरा निष्कर्ष क्या था उनका कि मंदाकिनी तथा हमारे बीच की दूरी जितनी है वह उतने ही वेग से बहुत तेजी से दूर जा रही हैं। ठीक है ना, सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं, सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं। उनका निष्कर्ष था, जब वेधशाला में रिसर्च कर रहे थे तो इस आधार पर, अपने रिसर्च के परिणाम के दौरान इस आधार पर पहुंचे कि सभी मंदाकिनियां हमसे दूर जा रही हैं। कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है वह उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही हैं, हमसे दूर जा रही। इस प्रकार यदि मंदाकिनी का वेग v तथा उनके बीच की दूरी d है, d के समानुपाती होता है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग v तथा उनके बीच की दूरी d है, तो किसके समानुपाती होता है? तो वह समानुपाती होता है d के, दूरी के समानुपाती होता है। यदि हम समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो समानुपाती चिन्ह हटाने के बाद v = h d ले सकते हैं, जहाँ h एक नियतांक है, जिसे हब्बल पैरामीटर कहा जाता है, इसका मात्रक किलोमीटर सेकेंड इनवर्स मेगा पारसेक होता है। दोस्तों मेगा पारसेक जो है, पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक जो होती है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। यानी h बराबर जो होता है, h बराबर 67 किलोमीटर सेकेंड इनवर्स प्रति मेगा पारसेक होता है। प्रति मेगा, एमपीसी का मतलब होता है मेगा पारसेक। एमपीसी का मतलब क्या होता है? मेगा पारसेक। क्या होता है? मेगा पारसेक। अर्थात एडविन हबल, यदि हम बात करें, यदि एस बराबर बोल रहे हैं, v बराबर जानते हैं s/t होता है, मैंने चाल बराबर दूरी बटा समय। v बराबर, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, we know that v बराबर s/t, इक्वेशन फर्स्ट में पुट इन करने पर, दोस्तों इसको ऊपर से मिटा दिया जाए, ऊपर से मिटा दें। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दें ऊपर से, ओके मिटा दे रहा हूँ। यदि v बराबर एच डी को समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, जबकि हम जानते हैं कि v बराबर माने चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो v बराबर s/t समीकरण फर्स्ट में पुटिंग मैंने रखने पर, तो ये हो जाएगा s/t HD होता है। अब यदि s/t होता है, यदि हम लोग s को यहाँ कांस्टेंट ले लें और यहाँ
एस को कांस्टेंट ले लें और उसके बाद एस को कांस्टेंट लेने के बाद यहाँ डी को कांस्टेंट ले लें, एस और डी दोनों कांस्टेंट लिया जाए तो 1/t इज प्रोपोर्शनल एच होगा, 1/t इज प्रोपोर्शनल एच होगा। हबल ने इसी सूत्र के आधार पर यह बताया कि अर्थात हबल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है। हबल ने इस सूत्र के आधार पर बताया कि हबल पैरामीटर का मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार यदि हम समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड की आयु का आकलन 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर हबल ने बताया कि प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 10 × 10⁹ से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होता है। हबल ने यह बताया कि हबल पैरामीटर मात्रक समय का व्युत्क्रम होता है। इस प्रकार यदि हम समय को पीछे लेते जाएं, हबल ने बताया कि इस प्रकार यदि हम समय को पीछे लेते जाएं तो ब्रह्मांड का जो आयु है, ब्रह्मांड के आयु का आकलन 15 × 10⁹ वर्ष आता है। प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की आयु जो है 10 × 10⁹ से 19 × 10⁹ वर्ष के बीच होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का प्रसार, इसके आधार पर इन सब तथ्यों के आधार पर एडविन हबल के रिसर्च के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि ब्रह्मांड का प्रसार आज भी जारी है और लगातार जो है ब्रह्मांड में प्रसार हो रहा है। कितनी मंदाकिनियाँ भी ब्रह्मांड में जन्म ले रही हैं और कितनी मंदाकिनियाँ नष्ट भी हो रही हैं, कितने सूर्य जन्म ले रहे हैं और कितने सूर्य की मृत्यु भी हो रही है। देखिए, ब्रह्मांड एक क्या है? अस्थायी निकाय है। ब्रह्मांड एक अस्थायी निकाय है। जिस प्रकार धरती पर मनुष्य मरते हैं और जन्म लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में अनेकों गैलेक्सियां, मंदाकिनियां जो हैं मरती हैं और जन्म लेती हैं। अनेकों सूर्य जो हैं जन्म लेते हैं और अनेकों सूर्य मरते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के बारे में कई वैज्ञानिक जो हैं वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत है वह अलग अलग है। उसी में एक ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में एक वैज्ञानिक थे, उनका मानना था, जिनका नाम था आइजक। प्रतिसरण के नियम के आधार पर, हब्बल के मंदाकिनी के प्रतिसरण के नियम के आधार पर उन्होंने बताया कि जो आइजक एसिमो थे, उन्होंने बताया कि अगर हब्बल निरूपण के अनुसार दूरी के साथ प्रतिसरण हो रहा है, मतलब दूरी बढ़ रही है और फैलता जा रहा है, सर आइजक एसिमो जो थे, उनका कहना है कि हब्बल के प्रतिसरण, मंदाकिनियों का प्रतिसरण के नियम के अनुसार यदि दूरी बढ़ रही है और प्रतिसरण हो रहा है तो आज से 125 करोड़ वर्ष बाद हम अपने आंखों के द्वारा किसी भी गैलेक्सी को देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए ब्रह्मांड के प्रसार में इतना ही। अगले जो ब्रह्मांड में जो भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो अगले वीडियो में आपको दिए जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।